हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे सभी लोग? सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम लोग एक और स्पेशल लेक्चर लेके आए हैं वेक्टर के बारे में। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वेक्टर का फर्स्ट पार्ट, और आई होप कि आप सभी लोगों ने वो लेक्चर देखा भी होगा, समझा भी होगा, और उसको आपने थोड़ा सा सब पढ़ा भी होगा, और उसके बेस पर आपने बहुत सारी चीजें की होंगी। तो आज हम लोग वेक्टर का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट यकीन मानो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने भाई कल के लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। फर्स्ट यही डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया भाई कि डेफिनेशंस कुछ हमारी जो इंपॉर्टेंट थी, कि यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने रिवाइज कर ली होंगी। और आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है भाई? इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर। तो आज की क्लास में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, भाई इसके बिना तो वेक्टर अधूरा है। रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपको नहीं आएगा, आप वेक्टर नहीं कर पाओगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर ध्यान से बिल्कुल समझ के आपने समझना है, क्योंकि ये आना बहुत जरूरी है, और ये आना कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसान है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, और जब हमको मालूम चलेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, तो हमें उसी से मालूम चलेगा कि ट्राइंगल लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है। और रिजल्टेंट वेक्टर भी हमें दो पार्ट में करना पड़ेगा। पहले केस में वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा, और दूसरे केस में इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो होता क्या रिजल्टेंट वेक्टर में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर? अच्छा, एक जो हमारे पास वेक्टर होता है, मान लो ये हमारे पास एक वेक्टर है भाई, दिस इज द वेक्टर। ये मान लो एक वेक्टर है, ठीक। मान लो कोई हमारे पास ये मान लो ए वेक्टर है, और ए वेक्टर मान लो ऐसे करके है। अभी जो वेक्टर होता है, इसके आगे वाले पार्ट को भी बोलते हैं हेड। दिस इज कॉल्ड द हेड। और जो ये दूसरा एंड होता है, इसे बोलते हैं टेल। तो किसी वेक्टर के अंदर भी टेल होती है भाई, ठीक है। तो वेक्टर के अंदर भी टेल होती है, और वेक्टर के अंदर भी हेड होता है। हम लोग हेड टेल करते हैं ना कॉइन से, तो जो हेड टेल हम कॉइन से करते हैं वो वेक्टर के अंदर भी है जी। तो वेक्टर के अंदर जो आगे वाला एंड है उसे हेड बोलते हैं, और जो पीछे वाला एंड है उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं टेल, ठीक है भाई। अब मान लो सपोज करो कि हमारे पास दो वेक्टर है। ये तो हमारे पास एक वेक्टर है, इसको हमने नाम दिया हेड, और दिस इज कॉल्ड व्हाट? टेल। अब मान लो हमारे पास ऐसे करके मान लो दो वेक्टर्स हैं। एक मान लो हमारे पास वेक्टर है भाई ए, और एक मान लो एक वेक्टर ऐसे करके है मान लो बी। ये हमारे पास मान लो दो वेक्टर है, एक है ए और एक कौन सा है? बी। और दोनों वेक्टर्स में आपस में होगी दोस्ती, फ्रेंडशिप। कैसे होगी? अगर आपको कभी ऐसा लगे कि एक वेक्टर का जो हेड है, एक वेक्टर का जो हेड है, एक वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर की टेल से मीट कर रहा है। अगर आपको कभी भी ऐसा मिले कि दो वेक्टर आपस में जुड़ रहे हैं, उनमें दोस्ती हो रही है, और दोस्ती कैसे करके हो रही है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मिल रहा है। ये दूसरे वेक्टर का टेल है, और ये पहले वेक्टर का हेड है, और ये दूसरे वेक्टर का टेल है। तो अगर हेड से टेल मिल रहा है, तो हम बोलेंगे भाई ये दोनों वेक्टर्स आपस में मिल रहे हैं, इनकी दोस्ती पक्की हो चुकी है, और दोनों वेक्टर मिलके किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं। मान लो ये दोनों वेक्टर मिलके किसी पॉइंट पी से क्यू पॉइंट तक पहुंच गए, और इनकी दोस्ती होगी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में दोस्ती होगी, और दोस्ती तभी होगी जब हेड से टेल मिलेगा। इनको बोलते हैं बोथ वेक्टर्स इन द सेम ऑर्डर। क्या बोलते हैं भाई? बोथ वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर। ये वेक्टर कैसे ऑर्डर में है? सेम ऑर्डर के अंदर है। हेड से टेल का मिलना क्या कहलाएगा भाई? सेम ऑर्डर। तो ये दोनों वेक्टर मिलके कहां से लेके कहां तक पहुंच गए भाई? ये दोनों वेक्टर मिलके कहां से कहां तक पहुंच गए? ये दोनों वेक्टर मिलके पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर पहुंच गए। इनकी दोस्ती होगी, दोनों पहुंच गए। तो अगर हम एक ऐसा वेक्टर बना दें, अगर हम एक ऐसा तीसरा वेक्टर बना दें
जो अकेले इन दोनों के बराबर पहुंच जाए, मतलब जहां से शुरू है और जहां पे खत्म है। तो अगर हम जहां से शुरू है और जहां पर खत्म है वहां से लेके वहां तक एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर दें जो अकेले इनके बराबर पहुंच जाए, तो वो जो वेक्टर होगा जो इनके बराबर काम करेगा वो इन दोनों का क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब ये वेक्टर ड्रॉ हुआ ऐसे करके, शुरू यहां से हुआ और खत्म यहां पर हुआ। तो ये जो मैंने वेक्टर बनाया है जिसने ए वेक्टर और बी वेक्टर के बराबर काम कर दिया, ये दोनों दोस्त मिलके ऐसे पहुंच गए थे और इन दोनों के बराबर इसने काम कर दिया, किसने? सी वेक्टर ने। तो भाई सी वेक्टर क्या कहलाएगा? सी वेक्टर कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर किसका है? ये रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। और एक पॉइंट और भी है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यह हमेशा कैसा होगा? रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा होगा अपोजिट ऑर्डर में। कैसा होगा भाई? ये वेक्टर हमेशा किस में होता है? अपोजिट ऑर्डर में होता है। अब ये अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अपोजिट ऑर्डर का मतलब होता है कि जब ये वेक्टर मैं शुरू करूंगा तो पहले वेक्टर की टेल से टेल मिलाएगा। देखो हो रहा है क्या? बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, ये समझ जाओगे फिजिक्स आसान है। तो ये पहले वेक्टर की टेल से टेल मिलाएगा देखो, और दूसरे वेक्टर की हेड से हेड मिलाएगा। तो अगर टेल से टेल मिलाए और हेड से हेड मिलाए, कैसे मिलाए भाई? टेल से टेल मिलाए, पहले वेक्टर की टेल से टेल मिलाए और दूसरे वेक्टर की हेड से हेड मिला दे, तो उसको बोलेंगे कौन सा ऑर्डर? अपोजिट ऑर्डर। तो चलो एक बार फिर से समराइज करते हैं कि हमारे पास भाई दो वेक्टर हैं। एक हमारे पास है ए वेक्टर और भाई ए कौन सा है? बी। और दोनों में क्या होगी? दोस्ती होगी, है ना? और दोस्ती होने के बाद वो दोनों ए से लेकर पी से लेकर क्यू तक पहुंच गए। और दोस्ती होने का मतलब कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मिलेगा और ऐसे करके पहुंच गए। तो ए और बी मिलकर कहां से कहां तक पहुंच गए? पी से लेकर क्यू तक पहुंच गए। तो अगर मैंने एक ऐसा वेक्टर बना दिया जो अकेले पी से लेकर क्यू तक पहुंच जाए, इन दोनों के बराबर काम कर दे, तो ये जो तीसरा वेक्टर होगा सी वेक्टर, वो ए का और बी का क्या कहलाएगा भाई? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या होगी भाई? कि ये तीसरा वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए। इसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। एंड व्हाट इज द मीनिंग अपोजिट? कि टेल से टेल, एक वेक्टर की टेल से टेल और दूसरे की हेड से हेड मिलनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड इन द अपोजिट ऑर्डर। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है भाई? क्या सभी को यह बात समझ में आती है जी? तो दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। अब तो ये हमने डायग्राम बना दिया जी, और डायग्राम कह रहा है कि सी ने ए और बी के बराबर काम कर दिया। अब उसको लिखेंगे कैसे? अब लिखने का तरीका भी आना चाहिए जी, और लिखने का बिल्कुल सही तरीका आना चाहिए। तो उसको लिखते कैसे वो भी समझिए आप। इसको लिखने का बिल्कुल सही तरीका क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में हो गई थी दोस्ती, तो इन दोनों ने मिलकर किया काम। यह हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो सेम ऑर्डर में थे, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि दोस्ती हो गई है, वो ऐसे करके सेम ऑर्डर में थे, इनको प्लस में लिखेंगे। और इन दोनों के बराबर, इन दोनों के इक्विवेलेंट जो तीसरे ने काम किया है वो है सी वेक्टर। कौन सा वेक्टर भाई? सी वेक्टर। तो हम क्या बोलेंगे कि सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम के बराबर काम कर रहा है। इसे बोलते हैं वेक्टर सम। क्या बोलते हैं इसको भाई? दिस इज कॉल्ड द वेक्टर सम। तो ये कहलाएगा जी वेक्टर सम। तो वेक्टर सम मतलब कि जो दो वेक्टर मिलकर काम कर रहे थे, जो दो वेक्टर मिलकर काम कर रहे थे, वही काम एक तीसरे वेक्टर ने कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। और यह हमेशा कैसे ऑर्डर में होना चाहिए? अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं, है ना, और सीखते थोड़ा सा चीज। मान लो चलो एक डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके। दिस इज अवर नेक्स्ट डायग्राम। कि मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, मान लो ऐसे करके, दैट इज द मान लो ए वेक्टर, और मान लो एक वेक्टर है ऐसे करके, दिस इज द बी वेक्टर। तो पहले तो आप ये चेक करो कि क्या ए और बी सेम ऑर्डर में है या नहीं है भाई। देखो ध्यान से कि क्या ए और बी सेम ऑर्डर में है। तो क्या इसके हेड से इसकी टेल मिल रही है भाई? और अगर हेड से टेल मिल रही है तो सेम ऑर्डर में है।
और अगर सेम ऑर्डर में है तो हम लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं और दोनों मिलके कहां से कहां तक पहुंच गए भाई? ये दोनों मिलके पहुंच गए, मान लो सपोज करो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक। ये कैसे विषय में हो सकते हैं जी? अब मुझे क्या करना भी? अब मुझे एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना है, एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो अकेले यहां से लेके यहां तक पहुंच जाए, और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? अपोजिट। तो टेल से टेल मिलनी चाहिए और हेड से हेड मिलनी चाहिए, तो मैंने ऐसे मिला दिया, ये बन गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है भाई? सी वेक्टर के बराबर है। इज दैट क्लियर? और सी वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए। और एक खास बात और भाई, वेक्टर नोटेशन में तो ऐसे लिखेंगे, और यह शो कर रहा भी कि इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो इस अकेले के बराबर है। और वेक्टर सम मतलब ये नहीं है कि इनकी वैल्यू को जोड़ के इसके बराबर आएगा। मान लो ए की वैल्यू सपोज करो 2 है, बी की वैल्यू मान लो 3 है, तो ये सी हमारा 5 होगा। ये कंपलसरी नहीं है, ये अलजेब्रिक सम है, ये वेक्टर सम नहीं है। ये कौन सा सम है? ये अलजेब्रिक सम है। ऐसा होगा, ये कंपलसरी नहीं है, पर कैसा होगा कि जो वेक्टर का इफेक्ट है ना वो बराबर होगा, इन दोनों का जो मिलकर इफेक्ट होगा वो इफेक्ट इस एक के बराबर होगा। ठीक है भाई? एक थोड़ा सा और मॉडिफाइड तरीका करते हैं। देखो ये आप एक आपको नया रूल सिखाता हूं मैं। देखो मान लो हमारे पास एक वेक्टर मान लो ऐसे करके, सपोज वन वेक्टर इज ए वेक्टर इज दैट। मान लो एक वेक्टर हमारे पास ऐसे करके है, राइट? और मान लो एक वेक्टर हमारे पास ऐसे करके है, दिस इज द बी वेक्टर। और आपसे कहते हैं भाई आपने ए वेक्टर का और बी वेक्टर का रिजल्टेंट ड्रॉ कर देना है। तो मुझे क्या करना भी? ए वेक्टर का और बी वेक्टर का क्या बनाना भी? रिजल्टेंट बनाना है। अब अगर मुझे ए का और बी का रिजल्टेंट बनाना है तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है भाई। देखो, क्योंकि अगर मुझे ए का बी का रिजल्टेंट बनाना है तो ये सेम ऑर्डर में होनी चाहिए जी। क्या ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है? नहीं है भाई, ये दो वेक्टर सेम ऑर्डर में नहीं है। सेम ऑर्डर में आने के लिए हेड से, इसके हेड से इसकी टेल मिलनी चाहिए, लेकिन क्या इसके हेड से इसकी टेल मिल रही है? नहीं मिल रही भाई। अब अगर हेड से टेल तो मिल ही नहीं रही भाई, तो अब इनका रिजल्टेंट कैसे बनेगा? क्या इनका रिजल्टेंट बनेगा या फिर नहीं बनेगा? तो 100% बनेगा। कैसे बनेगा समझते हैं। अब एक वेक्टर का लॉ है छोटा सा जी, एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। क्या कंसेप्ट कहता है? वी कैन शिफ्ट द वेक्टर without changing its direction, हम वेक्टर को उसकी डायरेक्शन को चेंज किए बिना शिफ्ट कर सकते हैं। हम किसी एक वेक्टर को उसकी डायरेक्शन के चेंज किए बिना क्या कर सकते हैं अभी? शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है? और अगर शिफ्ट कर देंगे डायरेक्शन को चेंज किए बिना, तो हो सकता है कि ये वेक्टर सेम ऑर्डर में आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत जगह यूज करना पड़ेगा, तो इसको आप लिख लेना और अंडरलाइन भी कर देना भाई। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इज कि वेक्टर की शिफ्टिंग पॉसिबल है, लेकिन क्या चेंज नहीं करना है? डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, बस शिफ्ट हो जाएगा। तो चलो करते हैं, शिफ्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट शीट में देखते हैं जी। तो मैंने एक वेक्टर बनाया था ऐसे करके, दिस इज द ए वेक्टर। मैंने एक वेक्टर बनाया था ऐसे करके, दिस इज द बी वेक्टर। लेकिन मुझे इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, पर अभी सेम ऑर्डर में नहीं है। तो सेम ऑर्डर में लाने के लिए मैंने क्या किया? बी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया। लेकिन मैं खाली क्या नहीं कर पाऊंगा? इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाऊंगा सिर्फ। तो मैंने डायरेक्शन को चेंज किए बिना इसको मैंने देखो शिफ्ट कर दिया। देखो जी, ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं जी। तो मैंने डायरेक्शन को चेंज किए बिना इसको शिफ्ट करके यहां पर लगा दिया थी। क्या मैंने डायरेक्शन चेंज की है? नहीं। क्या मैंने इसको यहां से लेके यहां तक शिफ्ट कर दिया? तो यस। क्या शिफ्ट करने के बाद अब इसका हेड इसकी टेल से मिल रहा है, और अगर हेड से टेल मिल रहा है तो इसका मतलब कैसा? ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में आ गए। और अगर वेक्टर सेम ऑर्डर में आ गए हैं तो हमारा रूल फॉलो हो रहा है कि भाई अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
मिलके किसी पॉइंट P से किसी पॉइंट Q तक पहुंच रहा है, हां या ना? बताओ, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हो रहा है 100%। ये कहां से कहां तक पहुंच गए? P से Q तक पहुंच गए। क्या सेम ऑर्डर में आ गए? तो हां, सेम ऑर्डर में आ गए। अब क्या हम इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो यस, अब हम इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर अब हम इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे जी? इनिशियल पॉइंट हमारा ये रहा, फाइनल पॉइंट हमारा ये रहा, तो ऐसे करके हम ड्रॉ कर देंगे इनका रिजल्टेंट वेक्टर। मान लो वो R है या C है, और अगर मैं ऐसा करके मिला देंगे तो उसकी शेप कैसे समझाएगी? लाइक ए पैरेललोग्राम। तो आपको याद है कभी हमने पढ़ा हुआ पैरेललोग्राम लॉ? वो यही बनता है भाई। और जो हमने पीछे पढ़ा थे ना, उसमें ट्राइंगल की शेप बन रही थी, और जो ट्राइंगल लॉ बनते हैं वो वही बनते हैं। बाकी आपको मैं डेफिनेशंस लिखवा दूंगा जी। तो दिस इज द व्हाट लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। और ये क्या कहता भी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है, और इसके बराबर कौन काम कर रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि अपना कौन वेक्टर है? आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर ने ए वेक्टर और बी वेक्टर के इक्विवेलेंट वर्क कर दिया जी। तो हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर को शिफ्ट भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा चलो एक का रिजल्टेंट निकालते हैं जी, वन मोर। मान लो एक वेक्टर हमारे पास ऐसे करके है ए, एक वेक्टर हमारे पास ऐसे करके है मान लो बी, और एक वेक्टर हमारे पास ऐसे करके है मान लो सी। माय क्वेश्चन इज दैट क्या सी वेक्टर ए का और बी का रिजल्टेंट वेक्टर है? क्या हम इस वाले केस में रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर पाएंगे? बिल्कुल ध्यान से फिगर को देखो, सारे आंसर ही फिगर दे देगी कि क्या सी ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, क्या हम इस वाले केस में रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं? बताओ भाई। तो पहला पॉइंट, सी ए और डी का रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर करने के लिए इसका ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए था। ऑर्डर का मतलब ये ऐसे होना चाहिए था कि टेल से टेल मिले और हेड से हेड मिले, जबकि उल्टा आ रहा है। तो C is not the resultant vector of the A vector and the B vector. Is that clear? क्या सभी को बात समझ आ रही है? क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? और दूसरी बात, क्या हम इस वाले केस में रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर पाएंगे? ध्यान से देखो, जो वेक्टर हमारे पास A है, जो वेक्टर हमारे पास A है, जो वेक्टर हमारे पास B है, और जो वेक्टर हमारा C है, all the three vectors, all the three vectors इन द सेम ऑर्डर, तीनों के तीनों वेक्टर्स कैसे हैं? सेम ऑर्डर में। और जब तीनों का सेम ऑर्डर है, उसके बाद इनका इनिशियल पॉइंट ही फाइनल पॉइंट है। तो अगर तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में तो कैसे लिखेंगे भाई? ए प्लस में बी और प्लस में सी, तीनों वेक्टर मिलके कहां से कहां तक पहुंच गए? इनिशियल से लेके फाइनल तक खुद ही पहुंच गए। तो इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है। तो क्या रिजल्टेंट ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, स्पेस तो बचा ही नहीं। तो इस वाले केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा भाई? 0 के बराबर होगा। तो अगर सेम ऑर्डर में आ गए और जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट बन जाए, तो उस वाले केस में कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ हम नहीं कर पाएंगे। क्या सभी को बात समझ आती है भाई? तो ये थी सिंपल सी रिजल्टेंट वेक्टर की कहानी कि रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर मैं ड्रॉ करना आ गया तो बाकी तो चीजें बहुत आसान सी हैं, हम लोग आराम से कर पाएंगे, पर पहले हमें उन चीजों को ड्रॉ करना सीखना पड़ता है। ठीक है भाई? क्या सबको पॉइंट क्लियर है जी? और अगर हम बात करें ट्राइंगल लॉ के बारे में, तो ट्राइंगल लॉ बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा। ट्राइंगल लॉ कहता है कि पहला वेक्टर ऐसे करके है, दूसरा वेक्टर ऐसे करके है, एक मान लो ए वेक्टर है, एक मान लो बी वेक्टर है, और अगर जो तीसरा वेक्टर है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड शो करता है, अगर जो तीसरा वेक्टर है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड शो करता है और अपोजिट ऑर्डर में है। कैसे ऑर्डर में है? अपोजिट ऑर्डर में है। मतलब कुल मिला के 3 वेक्टर हैं, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है और ट्राइंगल की 2 साइड को शो करते हैं। तीसरा वेक्टर ट्राइंगल की थर्ड साइड को शो करता है, लेकिन उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? अपोजिट।
तो दैट इज कॉल्ड द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वंस अगेन आई रिपीट, 3 वेक्टर होने चाहिए। कितने? 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, पर 3 वेक्टर कैसे होने चाहिए कि 2 वेक्टर ऐसे होने चाहिए जो सेम ऑर्डर में हो। कैसे ऑर्डर में हो? सेम ऑर्डर में हो, और ट्राइंगल की 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो तीसरा ही वेक्टर होगा, जो थर्ड वेक्टर होगा, वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। जो तीसरा वेक्टर होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा और ट्राइंगल की थर्ड साइड को शो करेगा। बन जाएगा ट्राइंगल लॉ। और कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम ऑर्डर में और सी वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में। बन गया ट्राइंगल लॉ। कौन सा बन गया जी? ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। और अगर बात करें फॉर द पैरेललोग्राम में, वो भी समझते हैं। पैरेललोग्राम वो कहता है कि अगर मान लो एक वेक्टर ऐसे करके है और वही एक वेक्टर ऐसे करके है, तो हमने कुछ देर पहले सीखा कि अगर हम इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भी इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बी को शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करने के बाद मैंने ऐसे करके इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। तो अगर हमारे पास 2 वेक्टर ऐसे करके हैं या 3 वेक्टर ऐसे करके हैं कि पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और उनका रिजल्टेंट वेक्टर, तीनों वेक्टर, अगर हमारे पास तीनों वेक्टर ऐसे करके हैं, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, तीनों का ऑरिजिन एक ही पॉइंट पर है। तीनों का ऑरिजिन कहां पर है? एक ही पॉइंट पर है। इज दैट क्लियर? और उनको ऐसे ड्रॉ करने के बाद उसकी शेप एज ए पैरेललोग्राम बन जाए। तीनों को ऐसे बनाने के बाद इसकी पूरी शेप कैसे बन जाए? एज ए पैरेललोग्राम बन जाए। और जो आर वेक्टर होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बराबर होगा। तो यह बन जाएगा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम में क्या कहता है कि हमारे पास 3 वेक्टर होंगे, तीनों के तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट करेंगे। 3 वेक्टर होंगे और तीनों के तीनों वेक्टर क्या करेंगे? एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट करेंगे। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल शो करेगा। जो कौन सा वेक्टर होगा भाई? रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो पैरेललोग्राम का डायगोनल शो करेगा। और इस तरह का जो अरेंजमेंट बन जाएगा इसे बोलेंगे कौन सा लॉ? इसे बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ। इज दैट क्लियर सभी को जी? तो ये था हमारा ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। कैसे बनाते हैं डायग्राम और कैसे इसको समझते हैं, कैसे इसकी फील आती है। फील आनी चाहिए, फिजिक्स पढ़ने से नहीं आएगी, फिजिक्स फील करने से आएगी। ठीक है, तो आपने इतनी चीजों को फील कर लेना है। नेक्स्ट सेशन में आपके लिए मैं लेकर आऊंगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अभी तो वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं और वेक्टर फॉर्म कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। तो वेक्टर कह रहा है कि वेक्टर सम के बराबर रहेगा, लेकिन वेक्टर सम के बराबर तो रहेगा आर वेक्टर, लेकिन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? उसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट क्लास हम लोग सीखेंगे कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और उसके लिए हमें छोटी सी डायरेक्शन भी करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन भी करेंगे, रूल्स भी सीखेंगे और इसको समझेंगे भी। तो नेक्स्ट क्लास में सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे और हम सीखेंगे क्या, कैसे फाइंड करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। एंड टिल देन बाय बाय।